नमस्कार। प्रगतिशील लेखक संघ की साहित्यिक प्रसारण श्रृंखला में मैं प्रेमचंद गांधी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे देश की युवा चर्चित कथाकार साथी तस्नीम खान के हाल ही में प्रकाशित कहानी संग्रह बवालिस्तान पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ तस्नीम खान हैं और जानी मानी कवि, लेखक, कहानीकार, कथा आलोचक डॉक्टर सुनीता हमारे साथ है। मैं तस्नीम और सुनीता जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और तस्नीम हमारी बहुत प्यारी लेखिका हैं और आज सबसे बढ़िया बात यह है कि आज के दिन में आपका सम्मान था एक जयपुर में, तो पहले उपन्यास के लिए हम नवाई न थी उस उपन्यास पर आज आपको सम्मानित किया गया। तो तस्नीम बहुत बहुत बधाई उस सम्मान के लिए। और आज ही हम आपके इस ताजा कहानी संग्रह पर बात करने जा रहे हैं। इस संग्रह में लगभग 15 कहानियां हैं और 15 कहानियों के अंदर भारतीय समाज और खासतौर से मुस्लिम समाज के जो संघर्ष हैं, उनके अंतर्द्वंद हैं, परिवार के और समाज के, उन सब की बहुत सारी छवियां हैं। उन छवियों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, साथ में जो जिंदगी के लिए उसकी जिद्दोजहद है, इस देश के साथ उसका जो नाता है, उसको लेकर कितने तरह के द्वंद और आत्मसंघर्ष, अंतर संघर्ष इन कहानियों में हैं। तो उस पर मुख्य रूप से तो डॉक्टर सुनीता बातचीत करेंगी, लेकिन मैं भी इस बातचीत में शामिल रहूंगा। एक तस्नीम, इसमें मैंने कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सभी समाजों में स्त्री की जो दुर्दशा है, उसकी पीड़ा है, उसके दर्द हैं, उसके बहुत बहुत सारे आयाम हम देखते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जिनकी उस अल्पसंख्यक या उन समाजों में उस तरह से पहुंच नहीं होती, या हम, हाँ अब ठीक है, सुनीता जी आ गई हैं, बिल्कुल दिखाई भी दे रहे हैं। तो वो जो कहानियां आपने लिखी हैं वो स्त्री का जो दर्द है वो कैसे रहती है, तलाक को सहती है, और एक जो अभावों के अंदर किस तरह से वो संघर्ष करती है बच्चों के लिए, तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण है इस संग्रह के लिहाज। हाँ सुनीता जी। एक मिनट जी। सुनीता जी खुद कवि हैं, बहुत अच्छी कहानीकार भी हैं और कहानी आलोचना पर काम कर रही हैं। अभी हाल ही में किताब नहीं, नेटवर्क अगर परेशान करे तो फिर परेशानियों के बाद कई सारी परेशानियों को सॉल्व करना पड़ता है। हाँ वो तो है, वो तो है। अब बिल्कुल साफ आवाज है और आपकी तस्वीर भी हो गया। हाँ, अब जाके दूसरा तीसरा सिस्टम पे ऑन की हूँ, तब जाके कनेक्ट हुआ। क्या ही मसला है। वीडियो और ऑडियो ऑन कर ली। आप लोगों की बातचीत में सुन रही थी जी। सुन रही थी मैं बातचीत कहानी को लेकर के, खास करके अब्दुल की मौत कहानी मैंने भी सबसे पहले ही पढ़ी थी, चूंकि चीजें बहुत डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जब तस्नीम को मैं पढ़ती हूँ, मैंने इनके सभी, मैं ये कहूँ कि मैंने तस्नीम को समग्र पढ़ा है, तो शायद गलत नहीं होगा। गलत इसलिए नहीं होगा कि पहली किताब जब इनकी आई थी तो मुझे नहीं पता कि तस्नीम हम एक दूसरे को जानते भी थे कि नहीं जानते थे। एक जो बिंदु मैं पहले उठाना चाहती थी वो है कि बवालिस्तान में जिस तरह से वो बवाल की बात करती हैं, वही वो हमनवाई न थे के खौफ और ए मेरे रहनुमा की चुप्पी का विस्तारित रूप मुझे समझ आया। लेकिन कम वक्त में लेखिकी परिपक्वता मुझे चकित भी करती है और आश्वस्ति से भी भरती है। कारण ये कि जब हम राजस्थान के बहुत सारे अंदर प्रांतों में जाते हैं या गाँव की तरफ जाते हैं, तो दो बातें मूल रूप से समझ आती है कि खानकानी में समुदाय की जो स्त्रियां हैं उनके जीवन पर आधारित कभी बातें नहीं हुई। लेकिन तस्नीम उन बिंदुओं को बहुत सलीके से उठाती हैं
तो मुझे इन्हीं की कहानी जो पाकिस्तान में छपी थी, पाकिस्तानी एक पत्रिका में छपी थी, शायद उसका नाम था द ब्लू ऑफ साइलेंस, उसका ट्रांसलेशन हुआ था। तो इसे मैं एक वैश्विक कथा संसार के रूप में भी देख पा रही थी। जब इन दो बिंदु को उठाती हूँ तो मैं वर्तमान के आलोचना परिदृश्य के 3 बिंदु को लेने से पहले 2 बातें कहना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि जब समकालीन हिंदी कथा लेखन में बात हम करते हैं तो वो मुस्लिम समुदाय में किस तरह से वो धाराओं में बटी हुई है। पहली 2 धाराओं में इसको देखती हूँ। पहला, जो विभाजनोत्तर कथा लिखी गई, जिसे विभाजनोत्तर ट्रामा के तौर पर भी हम कह सकते हैं, और उसमें सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के मुखरता ज्यादा रही जब कृष्णा सोबती इस बात को उठाती हैं। लेकिन मुस्लिम कथा साहित्य के एक समग्रतम रूप को देखा जाए तो आम तौर पर उसमें विभाजन की छाया, सांप्रदायिक तनाव और पहचान के संकट को लेकर के अक्सर हाशिए के प्रश्न ही उठते रहे हैं, चाहे वो राही मासूम रजा जी रहे हों या अब्दुल बिस्मिल्लाह या अन्य स्त्री कथा परंपरा को देखूं तो भी। लेकिन इन सारी परंपराओं से बढ़कर के तस्नीम एक अपना उन्वान रचती हैं। वह इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भी वो स्त्री अनुभव को लेकर के आती हैं, जैसे मेहरुनिसा परवेज अपने जीवन, या नूर जहीर जीवन में स्त्रियों के किस तरह के बदलाव आए या समाज बदल रहा है, तो उस बदलते समाज में स्त्रियों के अंदर की चेतना को न बदलने के वजहों में क्या वजहें रही। तो इन 2 एक बिंदु में दूसरा बिंदु एक और खड़ा सामने हमारे प्रकट होता है कि जब हम राही मासूम रजा या किसी भी मुस्लिम कथाकार को देखते हैं तो उनकी कहानियों में रोजमर्रा की पीड़ा तो होती ही है, लेकिन उस रोजमर्रा में स्त्रियां कहीं प्रछन्न रह जाती हैं, या उनके हिस्से का जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, या उनके जीवन में जिस तरह के परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं होते। दूसरा एक पक्ष इसमें और खड़ा होता है कि जब हम उर्दू हिंदी की प्रगतिशील परंपरा से संबंधित समाज चेतना को देखते हैं तो उसमें यथार्थ का राजनीतिक व्यंग दिखाई नहीं देता, और जहां कहीं दिखाई देता है वो उस व्यापक मात्रा में नहीं जिस व्यापक मात्रा में तस्नीम लेकर के आती हैं। तो हम इसको ऐसे कहें कि रेत की तरह कहानियां हैं जिसमें सूखेपन का बोध है और आंतरिक कसक के बहुत गहरी समझ है, और इन दोनों समझ के बीच का जो एक बिंदु उठता है कि क्या पुरुष केंद्रित मुस्लिम कहानियां या पुरुष केंद्रित या पुरुषों द्वारा लिखी गई कहानियों में सामुदायिक शिनाख्त और राजनीतिक क्षति पर फोकस रहने के अतिरिक्त उनमें स्त्रियां कहाँ थीं, और उन स्त्रियों के सामने जो समस्याएं थी उन समस्याओं के अंतःपीड़ा का पाठ उन्होंने क्यों नहीं किया। जब हम स्त्री लेखन के घरेलू दमन, पीड़ा और उत्पीड़न की बात करते हैं, या सिक्चों में कसी गई उनकी जिंदगी या जंजीरों में बंधे उनके जीवन को जब देखते हैं तो तस्नीम उनके आंतरिक पहलुओं को ज्यादा मुखरता से उभारती हैं। जैसे मैं कुछ इनकी कहानियों का एक पक्ष भी लेते चलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। बवालिस्तान कहानी के हिंदू मुस्लिम संबंध और सांप्रदायिक नफरत से उपजे भावनाओं को छोड़ दें तो स्त्री अनुभव और पितृसत्ता मुस्लिम समाज के अंदर अमानवीय रिवाज, घरेलू दमन और आजादी की अधूरी तलाश पर बहुत बारीक नजर रखती हैं। तो इन छोटे छोटे, अच्छा इतना ही नहीं करती हैं, जब हम समकालीन घटनाओं की तरफ देखते हैं तो वो आर्टिकल 370 की घटना, भूखमरी, गरीबी, सामाजिक विभाजन के साथ साथ कोविड महामारी के समय के दुष्चक्रों को भी रेखांकित करती हैं। अच्छा, इनके कहन की जो शैली है इतनी सूक्ष्म तरीके से है जिसे फैंटेसी या यथार्थवाद के एक नए स्वरूप में लेकर के आती हैं। और रेगिस्तानी जीवन जो राजस्थान का है उसमें छोटे तहों में, जो रेत के तहों में बंधे हुए लोग हैं, उन तहों में हमको लेकर के जाती हैं। जैसे अब्दुल का मौत बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन
उस छोटी सी कहानी में सबसे जो मुख्य बिंदु भर कर आया है कि हमारे संबंधों में जो फाके आए हैं या हमारे संबंधों में जिस तरह के फाके खड़े हो रहे हैं, उन फाकों के बीच में व्यक्ति कहाँ खड़ा है या व्यक्ति के अंदर की मनुष्यता कहाँ खड़ी है, तब ये कहानियां ज्यादा सशक्त हो जाती हैं। या भाई साहब या राजीनामा, ये सारी कहानियां इनके उस बिंदु को लेकर के चलती हैं। मैं तस्नीम की कहानी को 3 कॉलोनियों में देखना चाह रही थी, जो मैं शुरू में कह रही थी, जिसमें नेटवर्क ने बाधा उत्पन्न की और वह बात कहीं पीछे छूटती रही कि आलोचना की अगर पारंपरिक मूल्यांकन शैली में देखा जाए तो सांप्रदायिक सद्भाव और यथार्थ के मध्य अक्सर रचनाएं पेंडुलम की तरह दिखती हैं। लेकिन तस्नीम जैसे तमाम कथाकारों ने इन कहानियों का मूल्यांकन करने का एक नजरिया हमारे पास दिया, जिसे हम किम्बर्ले क्रेशा की शैली में ही देखना मुफीद समझती हूँ। जैसे जब वो इंटरसेक्शनलिटी की बात हम करते हैं तो इंटरसेक्शनलिटी क्या है इस पर फोकस्ड नहीं होते, लेकिन तस्नीम अपनी कहानियों में इंटरसेक्शनलिटी को चाहे अनचाहे तरीके से उठाती हैं, जिसमें लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और राजनीति के बीच में अंतर संबंधों की बहुत खूबसूरती से शनाख्त करती हैं। जब इन फ्रेमिटी को मैं देखती हूँ तो दूसरी बात ये मेरे सामने खुल करके आती है कि जब हम पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की तरफ देखते हैं तो उपनिषदवाद उत्तर के बाद की कथाओं में क्या परिवर्तन आया और तस्नीम उन परिवर्तनों का शिनाख्त करते वक्त या रेखांकित करते वक्त तीसरी दुनिया के समाज को कैसे देखती हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका की स्त्रियों का अनुभव। अगर हम भारत में खड़े हैं तो पश्चिमी स्त्रीवाद या पश्चिमी समझ हमारे भारतीय समाज के उस पारंपरिक ढांचे में कहीं फिट नहीं बैठता। तो एक जो पारंपरिक तरीके का लेखन हो रहा था, ध्यान होगा आप सबको कि जब बानू मुश्ताक की किताब को नोबेल प्राइज मिला था तो एक बहस खड़ी हुई थी उनकी कहानियों में क्या है। अगर मैं इन दोनों पुरस्कार के पक्ष को छोड़ दूं तो तस्नीम बानू से कहीं आगे की कथा लिखती हैं कि अपने समाज के भीतर के जो बेचैनियां हैं, जो दुश्वारियां हैं या जिस चीज के लिए हमें बहुत प्रतिबंधित किया जाता है, उस प्रतिबंधित प्रसंगों को भी बहुत खूबसूरती से और बहुत समझदारी के साथ और इससे भी ज्यादा कि वो ईमानदारी के साथ उसको उठाती हैं। तीसरा पक्ष ये है कि जब हम इन बिंदुओं को देख रहे हैं या इस नजर से मैं देख रही हूँ तो तस्नीम जो है तस्लीमा नसरीन, रुकैया सखावत हुसैन की तरह एक आधुनिक दक्षिण एशियाई लेखकों की कैटेगरी में बहुत अलग नजर आती हैं, क्योंकि इस्लामिक फेमिनिज्म का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में सबसे मुश्किल है, लेकिन तस्नीम मेरी नजर में ऐसा कर रही हैं और करने की वजह उनके कहानी संग्रह पे जो उन्होंने अपने खुद के विचार दिए हैं कि एक दिन हमने देखा कि अच्छे दिन आ गए और वो उस अच्छे दिन आने में क्या क्या अच्छी चीजें होने के खोल में बहुत सारी खराब, बेकार और बेहद निराशाजनक स्थितियां पैदा हुई। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तस्नीम पीड़ित के साथ साथ एक एजेंट, एक कर्ता के रूप में खड़ी हो जाती हैं कि यह हम कर के भी बता सकते हैं और यह आने की वजह यही है कि वो साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक सेतु की तरह समाज को कनेक्ट करती हैं और दोनों भूमिका में होने की वजह से भी एक बात हुई होगी। तीसरा, अगर मैं इनको इस रचना को बवालिस्तान और इनके हमनवाई न थी या फिर इनके पहले उपन्यास और एक कहानी संग्रह और थी, उसको इन चारों किताबों को देखती हूँ तो इनको मुझे देखना होगा ट्रांसनेशनल लेंस की तरह। और इस ट्रांसलेशनल लेंस को जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो इसमें कुछ बिंदु को मैं आप सबके सामने रखती हूँ, जिसे मैंने एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव की तरह तैयार किया है कि संस्कृति एक स्थान पर स्थिर नहीं होती, बल्कि वह गतिशील होती है, निर्मित होती है। वो कैसे निर्मित होती है? वो हाइब्रिड मोड में निर्मित होती है या फिर हमारे सदियों के चले आए परंपराओं में होती है।
तो यहाँ पर मुझे झुम्पा लाहिड़ी की याद आती है, या फिर नाइजेरियन लेखन नोगोजी याद आते हैं, या फिर सलमान रुश्दी को भी हम देख सकते हैं जो एनआरआई आवाज के तौर पर हमारे सामने है। किसी कथा या पाठ को सिर्फ एक देश या राष्ट्र की सीमाओं में न रख करके, बल्कि मैं देश के पार इस रचना को देखने की एक समझ मानती हूँ कि माइग्रेशन या प्रवासन की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अर्थात वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आदान प्रदान में उपनिवेशवाद की क्या भूमिका रही, और उस उपनिवेशवाद से आने वाली चीजों ने हमारे ऊपर क्या असर डाला, और उस प्रभाव से हमने अपने आप को कितना बचाए रखा, और अगर हम बचाना चाहते थे तो बतौर राइटर इसे बचा पाए या नहीं बचा पाए। तो अगर हम लेखक को परे हटा दें तो इन सभी पात्रों और किरदारों को मिला करके गढ़ने की जो सलाहियत है वो तस्नीम के पास बहुत ही गहरी है, और इस गहरे समुंदर में उतरने का जोखिम भी है और एक सुविधा भी है। तो जोखिम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि हम समाज बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन द ग्रिप ऑफ चेंज, जिस हम ग्रिप में हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। हम सभी एक ऐसे ग्रिप में रह रहे हैं कि उसे चेंज करने की परिकल्पना हमारे पास है, लेकिन चेंज करने का मुफीद न मार्ग है न तरीका है, और अगर हम करना भी चाहते हैं तो इतना आसानी नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं, और ना ही इतनी सहूलियतें हैं। अब तस्नीम के दृष्टि को थोड़ा सा और तरीके से मैं बदल कर देखती हूँ कि तस्नीम अलग नजर से मुझे क्यों नजर आ रही हैं। इसमें एक दो बिंदु जोड़ती हूँ कि जब हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं तो उन दरारों को दर्ज करने की जिम्मेदारी अपनी पहली ही कहानी में अब्दुल की मौत में इस बात को जिस तरीके से बुनती हैं कि वो स्वर्ग में, जन्नत में पहुंच गए हैं, तूफान आया है, लेकिन उस तूफान से पहले कि जो संरचनाएं उन बच्चों के बीच में अपनत्व था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति सम्मान आदर था, वो अचानक से बदल गया। और इस बदलाव का खामियाजा ये हुआ कि खंजरें बाहर निकल आए। उन खंजरों से लड़ते हुए क्या हमने उस समाज के भीतर की पितृसत्तात्मक चुनौतियों से मुठभेड़ किया? लेकिन तस्नीम यहाँ पे करती हैं, और एक जरूरी सी जब वो उठाती हैं, दुनियावी खुदा, रुख गुलजार और मेरे हिस्से की चांदनी को बिना लाग लपेट बेनकाब करती हैं। दर्ज करते समय तस्नीम प्रश्न उठाना नहीं भूलती हैं, और यह प्रश्न उठाना ही इनकी रचना को एक देता है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं खड़े करते हैं और सत्ता से, समय से, समाज से प्रश्न नहीं पूछते हैं तो संभवतः हमारे लिखने का कोई लब्बो-लुआब निकल करके हमारे सामने नहीं आता है। अगर हम इनकी भाषा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाषा बेहद खूबसूरत है। संभवतः हिंदी उर्दू बहनें हैं तो वो दोनों बहनें आपस में मिल करके यहाँ पर संवाद को बहुत जीवंत, सुंदर और सजीव बनाती हैं। यह इनका जो यथार्थवादी अंदाज है वो बेहद अनूठा है। इस अनूठेपन की सबसे खास बात है कि वे मुस्लिम समाज की आंतरिक समस्याओं पर मुखरता से बात कर पाई हैं, और बात करने का तरीका उन्होंने सपाट शैली में नहीं लिया है, बल्कि एक ओट लिया है, एक फैंटेसी रचा है, एक नया व्यू तैयार किया है। उस व्यू के इर्द गिर्द उठने वाले कॉलोनियल सोसाइटी को चिन्हित करती हैं। अब कुछ एक और बिंदु है जिसको मुझे लगता है यहाँ पर मैं डिकोड कर दूं तो बेहतर है। जब हम संवेदनशील यथार्थवादी साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य की संवेदना, व्यक्ति की संवेदना और समाज के प्रति संवेदना, इन तीनों में हम फांक पाते हैं, और फांक पाने की वजह यही होती है कि चहकार हमें सुनाई नहीं देते। चहकार ना सुनाई देने की वजह क्या है? अब मैं तस्नीम की नजर से अपनी जो बिंदु मैंने बनाया उसमें देख करके बात करती हूँ। पीड़ाओं का अनजान और बेचैन समय की अनूठी दस्तावेज की कहानियां कहते हुए
तस्नीम ज़हन में कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ती हैं जैसे जंगल में चिड़ियों की चहकार को सुने बगैर जंगल की बात नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थानी रेत और छोटे से शहरों के धुओं में बसे गांव की सच्चाइयों, जो रोटी सेकते समय शायद शरीर भी सिक जाता है और आत्मा भी दुख जाती है, अगर उनको नहीं समझा तो शायद इन कहानियों के पाठ का कोई खास औचित्य निकल करके नहीं आएगा। अगर हम प्रेम, कसक और चुप्पी तीनों के बिंदु से देखें तो क्या सामाजिक बाधाओं ने हमारे सामने कम चुनौतियां खड़ी की? अगर उन चुनौतियों को पार पाना है तो तस्नीम की कहानियां एक मार्गदर्शक की तरह काम करती हैं। अभी कुछ मुस्लिम साहित्यकारों ने मुस्लिम शब्द का बार बार इस्तेमाल करने से मैं बचना चाहती थी, लेकिन जब देश में चुनाव आते हैं तब हम एक एजेंडे से रूबरू होते हैं या उन एजेंडों से हम टकराते हुए खुद को देखते हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो वोट सेटिंग में हम जातीय समीकरण को देखने लगते हैं, लेकिन क्या जाति से परे जाकर के हम उनके बेरोजगारी, उनके दो वक्त की रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों पर बात करते हैं? तब यह प्रश्न उठता है कि नहीं करते हैं। और नहीं करने की वजह क्या रहती है कि हम सामूहिक दर्द सुनने की बजाय हम अपने व्यक्तिगत पीड़ा में उलझे रहते हैं। जैसे नफा नुकसान जो कहानी है वो आर्टिकल 370 हटने और सामाजिक नफरत के प्रभाव को बड़े व्यंग शैली में लिखा है। और अगर हम इस मार्मिक नजरिए से नहीं देखेंगे, अगर कहानी को साइड हम हटा भी दें तो एक बार आप जम्मू कश्मीर में 370 रहने और उसके हटने दोनों के बीच की यात्राएं अगर आपने यथार्थ में जाकर नहीं की है तो संभव है कि कहानी का पाठ तो आप कर लेंगे लेकिन समाज का पाठ छूट जाएगा। अब जैसे वो एक तीन कहानियां जिसे मैं एक रूप में देख रही हूँ, दुनियावी खुदा, रुखे गुलजार, मेरे हिस्से की चांदनी। इन रचनाओं में मुस्लिम परिवारों और समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार, रिवाजों और पितृ सत्तात्मक दमन पर खुलकर बोलती हैं। बोलती इसलिए कि लेखक की चेतना, लेखक के अंदर का प्रतिवाद या प्रतिरोध जो है वही किरदार के अंग होते हैं। अगर हम यह कहें कि नहीं, हम किरदार से अलग हट करके अपने को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह भी एक तरह की रचनात्मक बेईमानी होगी। यहाँ पर तस्नीम रचनात्मक बेईमानी से अपने आप को बचाते हैं। ये तस्नीम की सबसे बड़ी खास बात मुझे लगती है। अब जैसे एक कहानी है, 2 रातें, एक लौती यादें, बगुले की चोंच और दिल्ली दरवाजा। इन कहानियों में देखिए कि एक तरफ प्रेम की कसक है, दूसरी तरफ अधूरी आजादी है, तीसरी तरफ स्त्रियों की सीमित स्वतंत्रता है। तो ये कहानियां एक रोमांटिसिज्म भी हैं और यथार्थ की कसक भी ली हुई हैं और सामाजिक बंधनों से जो उपजी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से लोहा लेने का एक मादा भी है। और सबसे खूबसूरत बात है कि कोई बिंबात्मक, कलात्मक उपक्रम नहीं किए गए या तोड़ फोड़ या जोड़ की कोशिश नहीं की है, बल्कि वो रचना में सतत आप बह सकते हैं कि यह एक रचना खड़ी हुई है और इसके साथ हमें बहना है। इन सभी बातों के साथ साथ एक कहानी, 2 कहानी का और जिक्र मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादा समय लेने की बजाय हम तस्नीम से कुछ प्रश्न भी करना चाहेंगे जो मेरे मन में उपजी हुई है। पहली एक की शीर्षक कहानी बवालिस्तान, जिसका जिक्र किए बगैर इस संग्रह या तस्नीम पर बात अधूरी मानी जाएगी। पहले तो ये कि समस्त संग्रह का जो मूल संवेदना, स्वर, वेदना, बोध और भाव है वो बवालिस्तान है। बवालिस्तान कहानी ही केंद्रीय है और संभवतः तस्नीम की ऋण भी है और संग्रह की भी ऋण है। समाज में फैले बवाल को एक स्थान के रूप में तो हम देखते हैं, लेकिन जहां चुप्पी से नफरत रोजमर्रा के संघर्ष से खड़ी होती है, क्या हम उसका शिनाख्त करते हैं या उन्हें भाव पाते हैं या उन्हें रेखांकित करने में सक्षम हैं? एक बात। दूसरी,
यह कहानी बेहद संवेदनशील और मार्मिक होने के साथ साथ भुखमरी की नगरी में दिवाली, गरीबी, भुखमरी और त्योहारों के समय की विडंबना की कहानी है। जब हम विडंबना की बात करते हैं तो आप याद कीजिए कि कोविड-19 के हम सब किस तरह की परिस्थितियों से गुजरे। उन परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, फिर उसके बाद ईरान इराक युद्ध हुआ और हमारे ही यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उन जगहों को याद कीजिए, उन परिदृश्यों को याद कीजिए तो ये भूखमरी, बेरोजगारी और दो रोटी के जो मसले हैं अधिक खतरनाक दिखाई देंगे कि इस खतरे को हम भांपने में क्यों अक्षम रहते हैं, या भांपने के बावजूद भी हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आते। एक और आखिरी कहानी के तौर पर मैं इसको डिकोड करती हूँ, पैरों में पीर उठी। हाय, पैरों में पीर उठी क्या ही कहानी है। हिंदू मुस्लिम प्रेम संबंधों पर पड़ने वाले सामाजिक राजनीतिक दबाव को सूक्ष्मता से तो दर्शाती ही हैं, इसके साथ साथ वो सारे प्रश्न हमारे सामने ला करके खड़ी कर देती हैं जो एक स्त्री के साथ साथ बल्कि एक सामान्य मनुष्य के सामने भी यह परिस्थितियां आती हैं। परिवार, मानवीय रिश्तों और सामाजिक दरारों के बीच की जो दूरी है या खाई है, उसे पाटने की जब हम महीन कोशिश करते हैं तो सबसे पहली हमारी दृष्टि कहाँ जाकर रुकती है? हमारे परिवेश पे, हमारी परिस्थिति पर, हमारी समस्या पर। परिस्थिति, परिवेश और समस्या तीनों एक साथ जब हमारे सामने खड़े हों तो हम क्या करें? है तो हम क्या करें? जाके पीर फटे बिवाई ता जाने का पीर पराई। तो इस पराए पीड़ की पीड़ा को समझने की जो यहाँ इस कहानी में सलाहियत है, इतनी संवेदनशील, इतनी मार्मिक और इतनी गज़ीन है कि आप देर तक यह सोचने के लिए विवश हो जाएंगे और शायद आपके सामने वो सारे दृश्य प्रकट होंगे जिन दृश्यों को सिर्फ आपने खबरों में देखा, सूचनाओं में सुना या अलग अलग समय पर किसी साहित्यिक रचनाओं में पढ़ा या पढ़ने का अवसर मिला। इससे अलग जीवन है। और इस संग्रह में और खास बात यह है कि जो लोग राजस्थान के लोक संस्कृति में निहित संवेदना से अवगत नहीं है, वह इस कथा के माध्यम से उससे भी अवगत होंगे। अगर हम समकालीन हिंदी कथा में तशनीम को देखने की कोशिश करें तो इनकी एक मजबूत जो हस्तक्षेप और दस्तक हुई है, उसे दर्द का समंदर न कह करके या शब्दों का एक आवरण न कह करके, वरन समाज की कुरूपता, सच्चाई को बेनकाब करते हुए धर्म के रास्ते होने वाली राजनीति, परंपरा के नाम पर होने वाली अन्याय और क्षेत्रीयता के आधार पर जिस खूबसूरती से वो बयां करती हैं, वह खूबसूरती इस रचना और इस रचनात्मक यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है। सुनीता जी ने बहुत ही खूबसूरत विश्लेषण किया तमाम कहानियों का। पितृसत्ता है, हिंसा है, स्त्री की जो हालत है और खासतौर से रूढ़ियों से संघर्ष करने का जो उसका मादा है, जो शक्ति, मतलब मुझे कई बार लगता है जैसे आपने रुखे गुलजार लिखी तो रुखे गुलजार में वो ताकत कहीं और से नहीं आती है, वो आपके भीतर होती है, बस ये है कि आप कितना उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आप रुखे गुलजार में वो बेटी और भाई जो हैं, हाँ, बेटी और भाई, और हाँ भाई, दादी का, वो सारे मिलके उनसे लड़ते हैं। तो और उसके लिए कोई बाहरी राजनीतिक या उस तरह का कोई सुधारवादी आंदोलन जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार सुधार मुझे लगता है कि हमारे भीतर से ही शुरू होते हैं कि अगर कोई चीज हमें गलत लग रही है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और ताकि हालात बेहतर हो सके। तो ये आपकी कहानियों की ताकत है। वो सभी कहानियों में ये है कि जैसे वो जो बगली की चोंच और वो जो दिल्ली का दरवाजा है, उसके अंदर भी वो खुद ही रास्ता निकालती है, उसको परिवार से कोई उम्मीद नहीं है एक तरह से, और वो अपना रास्ता बनाती है। तो बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं आपकी, और
ये शीर्षक बहुत खूबसूरत है, बवालिस्तान। बहुत शुक्रिया। इसके बहुत सारे अर्थ हैं और सभी कहानियां मतलब उस बवाल को कहीं ना किसी रूप में आइडेंटिफाई करते हैं कि हालांकि उर्दू में सही शब्द तो वबाल है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो आम बोलचाल में क्योंकि ये अरबी का बवाल ही शब्द है और उसमें वबाल हिंदी में आता तो है, बवाल ही हो गया, बवाल लेकिन कोई वो याद जो भी नहीं आम प्रचलन में है मैंने उसको लिया, क्योंकि अगर वो करता। लेती मैं तो पहले तो सब ये गूगल करते कि आखिर ये क्या है। बवाल क्या है? हाँ, और मैं कहा बवालिस्तान रही जो हूँ है बवाल का। वो सीधा समझ में आ जाए इसीलिए। तो बहुत ही खूबसूरत जी कहानी संग्रह, इसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई, और इसके लिए आपको सम्मानित किया गया है रमाकांत स्मृति सम्मान। डॉक्टर और आज विजय मोहन। आपको स्पंदन की तरफ से भी सम्मानित किया गया। जी तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, और शुभकामनाएं। सुनीता जी और PWA और प्रेम जी की तरफ से ये जो कार्यक्रम वाला जो मुझे पूरा मिला, ये भी मेरे लिए बहुत बहुत अहम है। आज का दिन एक तरह से बन गया है मेरा। जी, और हमारे साथ कई महत्वपूर्ण लेखिकाएं, रचनाकार साथी जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी कि मेरा हाँ नाम लिया और दूसरे का नहीं लिया। तो सभी लेखक साथियों का और सुनने वाले पाठकों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्नीम, आपका और सुनीता जी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज आपने एक बहुत बेहतरीन किताब पर हमने बात की, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हमारे तमाम साथियों को ये बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।